हेलो बच्चों, आज हम आपको कक्षा 11 में इतिहास में जो पाठ है 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इस पाठ को हम ले रहे हैं आज और इसके विषय में बताएंगे। ध्यान से सुनेंगे। 14वीं शताब्दी के और 17वीं शताब्दी के अंत तक का यूरोप अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग अब यह सोचने लगे थे कि गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। नगर, खासकर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। नगरों को राजाओं और चर्च थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। इसी समय मुद्रण के आविष्कार के अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगरों अथवा देशों में रह रहे हों, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे। अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, चूँकि वे अब और सौर मंडल को समझने लगे थे। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया। भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है, इस विचार के पीछे मान्यता रही थी। यही यूरोप का केंद्र है। तो इस प्रकार से इस समय जो समाज में बदलाव आया, वो बदलाव देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलने लगा। विश्वविद्यालय और मानवता के क्षेत्र में जो बात कही गई थी वो इस प्रकार हैं। विश्वविद्यालय और मानवता। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। सबसे पहले इटली के शहरों में स्थापित हुए और 11वीं शताब्दी से पादुका और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र रहे। यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। ये अध्ययन केंद्र रहे। इनका कारण था कि नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे, इसलिए वकीलों और नोटरी, ये सॉलिसिटर और अभिलेखपाल दोनों के कार्य करते थे कि बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते और उनकी व्याख्या करते, समझाते थे और इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं हो पाता था। यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया था इस समय। लेकिन कानून के अध्ययन में यह बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। फ्रांचेस्को पेट्रोक, जो कि 1304 से 1378 ईस्वी तक इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेट्रोक के लिए पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी, जिसमें प्राचीन यूनानियों और रोमनों में वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता है। अतः उसने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए। इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतहीन था कि बहुत कुछ जानना बाकी है और वह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकार ने मानवतावाद नाम दिया है। 15वीं शताब्दी के शुरू में दशकों में मानवतावादी शब्द अध्यापकों के लिए प्रस्तुत होता था, जो व्याकरण, अलंकरण शास्त्र और कविता, इतिहास और नीति शास्त्र विषय पढ़ाए जाते थे। लातिन शब्द ट्यूनेशिया, जिसमें
ह्यूमिलिटी, जिसमें ह्यूमिलिटी शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील तथा निबंधकार सिसरो 106 से 43 ईस्वी पूर्व ने की जूलिया सीजर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में लिया। ये विषय धार्मिक नहीं था, वरन इस कौशल पर बल देते थे कि व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। तो इस प्रकार से मानवता शब्द जो है इसके विषय में यहाँ बताया गया। आगे इस मानवता को विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं। विज्ञान और दर्शन, ये दो विषय हैं, विज्ञान और दर्शन। तो विज्ञान पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों में विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों में से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों को अनुयायियों को पढ़ाना शुरू किया। इसके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं, बल्कि वे अरब अनुवादकों के ऋणी थे, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानीपूर्वक किया। अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून और एरिस्टोटल अरस्तु नाम से जाने जाते थे, जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों में अरबी अनुवादकों का अध्ययन कर रहे थे। दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपियन लोगों के बीच में प्रचार के लिए अनुवाद कर रहे थे। ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान ये संबंधित विषय थे। टॉलेमी के अलमजैड्स यानी खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ जो 140 ईस्वी पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी अनुवाद भी हुआ। अरबी भाषा के विशेष उपपद अल का उल्लेखनीय है, जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। मुसलमान लेखकों, जिन्हें इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना, लातिन में एविसिना और अनुर्विज्ञान विश्व के लेखक अल राजी रेजेस शामिल थे। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रशूद, लातिन में अभिरोज ने दार्शनिकों को ज्ञान, फलसफा और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की। उनकी पद्धति थी कि ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाने लगे। यद्यपि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम पर कानून, आयुर्वेद विज्ञान और धर्मशास्त्र का दबदबा रहा। तो विज्ञान, मानवतावादी क्षेत्र में विज्ञान का और दर्शन शास्त्र का भी बोलबाला रहा। लेकिन एक विषय और आता है, वो कला, जो विषय है कला के क्षेत्र में कलाकार और यथार्थवाद। कलाकार और यथार्थवाद, इसमें कुछ कलाकृति दिखाई गई हैं, आप देख रहे होंगे। तो इसमें एक इस काल के लोगों का विचार को आकार देने का साधन मानवतावादी के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं, कला, वास्तुकला और ग्रंथों में मानवतावादी विचारों को फैलाने के लिए प्रभावी भूमिका निभाई। इसमें एक कलाकृति दिखाई गई है, हाथ ड्यूरर के द्वारा बनाया गया ये तैल चित्र है। इसका प्रार्थना रथ हल हस्त, ये इस चित्र का शीर्षक है। इसमें बतलाया गया है, कला प्रकृति में रची बसी होती है, जो इसके सार को पकड़ सकता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित द्वारा दिखा सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृति से आपकी आकृति जितनी जुड़ी होती है उतना ही सुंदर आपका चित्र होगा।
कोई भी आदमी केवल अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बना सकता जब तक उसने अपने मन की जीवन की प्रतिच्छवि से न भर लिया हो। ड्यूरर इस चित्र के जो चित्रकार थे उन्होंने कहा है कि ये जो चित्र बनाया है 16वीं शताब्दी की इतालवी संस्कृति के आभास कराता है। यहाँ के लोग गहन रूप से धार्मिक थे, परंतु उन्हें मनुष्य की योग्यता पर भरोसा था कि वह निकट पूर्णता को प्राप्त कर सकता है और दुनिया तथा ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता है, ऐसा कहा जा रहा था। एक चित्र में और दिखाया गया है जिसमें दी पाइटा इस चित्र का नाम है। चित्र में माइकलएंजेलो ने मेरी को ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया गया है। पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिली। संस्कृति के भौतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी कि अतीत के प्राचीन ग्रंथों की ओर की गई। संस्कृति के भौतिक अवशेषों की उतनी उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी कि प्राचीन ग्रंथों की। रोम साम्राज्य के पतन के 1000 साल बाद भी प्राचीन रोम और उसके उजड़े हुए नगरों के खंडरों में कलात्मक वस्तुएं मिली। अनेक शताब्दियों पहले बनी आदमी और औरतों की संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर ने उस परंपरा को कायम रखने के लिए इतालवी वास्तुविदों को प्रोत्साहित किया। 1416 में दोनातोलो, जो कि 1386 से 1466 तक का इनका समय रहा, ने सजीव मूर्तियां बनाई, नई परंपरा कायम की। कलाकारों द्वारा हूबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने का चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों में सहायता मिली। नर कंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार अनुविज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में गए। बेल्जियम मूल के एंड्रियस वेसेलियस, जो कि 1514 से 64 तक इन्होंने काम किया, पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। ये अपने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर को चीड़ फाड़ की। इस समय से आधुनिक क्रिया विज्ञान का एक ज्ञान हुआ। चित्रकारों के लिए नमूने, जो चित्रकार थे उनके लिए कुछ नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियां नहीं, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ जीवन बनाने की कोशिश की। अब उन्हें जो विशेष दिखाया गया है, यह मालूम हो गया कि रेखागणित के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्य पर्सपेक्टिव को ठीक तरह से समझ सकता है। प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करने से उसके चित्रों में त्रिआयामी रूप दिया जा सकता है। लेप चित्र के लिए तेल के एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों को पूर्ण की तुलना से अधिक रंगीन और चटक बनाया। इसके अनेक चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के डिजाइन और रंग संयोजन से चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है, जो इन्हें मंगोलों से मिली थी। इस तरह से शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिक सौंदर्य, उत्कृष्ट भावना से इतालवी कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया। यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही और इस समय वास्तुकला 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा। 1417 से पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए, क्योंकि 1378 से दो प्रतिस्पर्धी पोप के निर्वाचन से जन्मी दुर्बलता का अंत हो गया। उन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया।
पुरातत्वविदों और पुरातत्व का नया हुनर था। रोम के अवशेषों पर सावधानी के उत्खनन किया गया। इसमें वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया गया, जो वास्तव में रोम साम्राज्यकालीन शैली का पुनरुत्थान थी, जिसे अब यह शास्त्रीय शैली कहा जाने लगा। पोप, धनी, व्यापारियों और अभिजात वर्ग के लोगों ने उन वास्तुविदों को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। चित्रकारों ने और शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्रों, मूर्तियों और उभरे चित्रों से भी सुसज्जित किया। इस काल में कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार सभी कुछ थे। इनका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माइकल एंजेलो और बुआनोती, जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र, द पाइटा नामक प्रतिभा और सेंट पीटर रिजर्स गिरजे के गुंबद का डिजाइन बनाया। और इसको माइकल एंजेलो इन चित्रों को बनाकर अमर हो गए। ये सारी कलाकृतियाँ रोम में ही हैं। तो इस प्रकार से वास्तुकार फिलिप्पो ब्रूनलेसी, जिन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का प्रतिरूप बनाया था, ने अपना पेशा मूर्तिकार के रूप में शुरू किया। और इस काल में एक अनोखा बदलाव आया कि अब उस कलाकार की पहचान उनके नाम से होने लगी, न कि पहले की तरह उन्हें संघ या श्रेणी गिल्ड के नाम से जाना गया। इस समय कुछ पुस्तकें भी मुद्रित हुई और उन पुस्तकों को भी इस समाज में पढ़ा गया। दूसरे देशों के लोग यदि महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्रों, मूर्तियों या भवनों को देखना चाहते थे तो इटली की यात्रा करनी पड़ती थी। किंतु जहाँ तक साहित्य की बात है, कुछ भी इटली में लिखा गया हो विदेशों तक पहुँच गया। यह 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी की दक्षता की वजह से हुआ। इसके लिए यूरोपियन लोगों, अन्य लोगों के मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों के तथा मंगोल शासकों के ऋणी थे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी और राजनीतिक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्रा के दौरान इस तकनीकी से परिचित हुए। और ऐसा ही अन्य 3 प्रमुख तकनीकी नवीनीकरणों यानी अज्ञेय, कंपास और फलक के विषय में भी ज्ञात हुआ। इससे पहले किसी ग्रंथ की कुछ भी हस्तलिपियाँ प्रतियाँ होती थी तो सन 1455 में जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग, जिन्होंने 1458 तक जिन्होंने पहले छापे खाने का निर्माण किया और उसकी कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रतियाँ छपी। इससे पहले इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु बाइबल की केवल एक ही प्रति लिखी गई थी। और भी बहुत सारी पुस्तकों का चयन किया गया। बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर इस समय छापी गई। तो इस छपाई खाने में इस प्रकार का कार्य यहाँ पर हुआ। इसके बाद जो है पूरा ब्रह्मांड की बात करते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं कि ब्रह्मांड, गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबल जिस स्वर्ग का मार्ग अवलोकित करता है वह किस प्रकार चलता है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। इन विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित होता है। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता बताया, वैसे वैसे भौतिक और रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग अन्वेषण बहुत तेजी से बढ़े। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के नए दृष्टिकोण का वैज्ञानिकों में एक क्रांति सी ला दी। परिणाम स्वरूप संदेहवासियों और नास्तिकों के मन में इस सारी सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्राकृतिक ईश्वर के स्थान लेने लगी।
प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगी। यहाँ तक कि ये लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास बरकरार रखा था, वे एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे। भौतिक दुनिया में जीवन को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता था। इस प्रकार के विषयों को वैज्ञानिक समस्याओं और संस्कृति की स्थापना 1670 में बनी और अकादमी और 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में भी रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारी के लिए व्याख्यानों का आयोजन और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रयोग करवाए। 14वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण की अवधारणा पुनर्विचार से करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि इस काल के अतीत में साफ विच्छेद हुआ, यूनानी और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ? क्या इससे पहले का काल 12वीं और 13वीं शताब्दी अंधकार का समय था? इंग्लैंड के पीटर वर्क जैसे हॉल ही लेखकों का यह सुझाव था कि वर्क के ये विचार अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। वर्कहार्ट इस काल के और इससे पहले के कालों के फ्रांको कुछ बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। शब्द में यह अंतर्निहित है कि यूनानी और रोमन सभ्यताओं को 14वीं शताब्दी के पुनर्जागरण और समकालीन विद्वानों और कलाकारों में ईसाई विश्व दृष्टि को जंघे पूर्व ईसाई विश्व दृष्टि प्रचार प्रसार किया गया। दोनों ही तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण थे। पिछली शताब्दियों के विद्वान यूनानी रोमन संस्कृतियों के परिचित और लोगों के जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इस प्रकार से इस काल की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता में भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाना, यूरोप के क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाना। शुरू कर दी। पहले आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में लातिन भाषा और ईसाई धर्म द्वारा जुड़ा यूरोप अब अलग अलग राज्यों में बंटने लगा। इन राज्यों के आंतरिक जुड़ाव का कारण समान भाषा का होना था। ये पाठ पूरा होता है। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप अपने शब्दों में इनका आंसर देंगे। पूरा पाठ हमने पढ़ाया है। जैसे 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन संस्कृति में किन तत्वों का पुनर्जागरण हुआ, अभी बताया है। और इस काल को इटली के वास्तुकला और इस्लामिक वास्तुकला विशिष्टताओं की तुलना, ये दोनों की तुलना कीजिए। अभी बताया है मानवतावादी विचार और उनके अनुभव पहले इतालवी शहरों में क्यों हुए। वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों की तुलना करनी है। तो इस प्रकार के ये प्रश्न है संक्षेप में। जैसे मानवतावादी विचारों का क्या अभिप्राय है, 17वीं शताब्दी यूरोप के विश्व किस प्रकार भिन्न लगा, उनका एक सुनिश्चित विवरण दीजिए। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न निकल करके इसमें आएंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने शब्दों में देंगे और ये कार्य अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। आज बस इतना ही। शेष आने वाले समय पर धन्यवाद।